इंडिपेंडेंस सिनेरियो देख लिया, 1944 से द प्लानिंग वाज स्टार्टेड, बट इट वाज स्टार्टेड, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज इन 1948। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि इंडिया जो था उस समय डेमोक्रेटिक, उन्होंने डेमोक्रेसी को चूज किया था। ठीक है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में चलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि यहाँ पर सेंट्रल का भी राइट है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी पूरा राइट है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए, और प्राइवेट भी इंटरप्राइज एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप की भी बात की जा रही है और गवर्नमेंट ओनरशिप की बात की जाती है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, उसमें क्या चीजों को किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें की गई। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को 4 ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। किस में डिवाइड कर दिया गया? 4 ब्रॉड सेक्शन में कैटेगरीज बना दी गई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहला, यहाँ पर जो कैटेगरी 1 था, यानी कि जो ग्रुप 1 था, उसमें किस चीज को लाया गया? तो ग्रुप 1 में लाया गया आपके एटॉमिक एनर्जी को, बेसिक इम्यूनिटीज को, उसके अलावा कुछ बेसिक और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा ये जो कैटेगरी था, इस कैटेगरी में क्या चीजें थी? तो ये कैटेगरी जो था एक्सक्लूसिवली इस पर मोनोपोली राइट सिर्फ और सिर्फ स्टेट का रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट का रहेगा। आज भी पता है ना, एटॉमिक डिफेंस सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। तो यहाँ पर इसी चीज की बात की गई कि बेसिकली जो पहला ग्रुप है, ग्रुप 1, जिसमें हमने क्या क्या चीजों को रखा? आर्म्स, एम्यूनेशंस, फिर आपके एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ये सारी चीजों पे राइट किसका होगा? ये सारी इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट का राइट होगा। ठीक है, सेकेंड जो ग्रुप था, उसमें किसको रखा गया? बेसिकली जो आजकल पीएसयू है, आपके कुछ कोल, आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मिनरल ऑयल्स एटसेट्रा, इन सबको रखा गया किसमें? ग्रुप 2 में। ठीक है, इनके बारे में क्या कहा गया कि ये जितने भी होंगे, ये जितने भी इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिनको अंडरटेकिंग कहते हैं, तो या पब्लिक सेक्टर यूनिट जिनको हम कहते हैं, बेसिकली इनको स्टैब्लिश करने का राइट किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। लेकिन आगे चलकर अगर ये इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहे तो वो पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले वाला जो कैटेगरी है, वो किसी भी हाल में आपके प्राइवेट इंटरप्राइज या प्राइवेट ओनरशिप इनका नहीं मिलेगा। बट सेकंड में क्या क्या है आपका? कोल, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरर्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मिनरल ऑयल्स, अगर चाहे तो स्टेट इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन फ्यूचर में चाहे तो इसको प्राइवेट ओनरशिप में भी ट्रांसफर या बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 जो है, यानी कि जो ग्रुप 3 है, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर टोटल 18 इंडस्ट्रीज को रखा गया। ग्रुप 3 में टोटल 18 इंडस्ट्रीज को रखा गया, और वो इंडस्ट्रीज कौन कौन से थे? ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, मशीन टूल्स एटसेट्रा। मैं बताऊंगी और भी, मैं अभी शॉर्टकट में आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, इन सारे के सारे जो भी 18 इंडस्ट्रीज को रखा गया ग्रुप 3 में, वो सोलली बेसिकली प्राइवेट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू ये इंडस्ट्रीज को बेसिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन इंडस्ट्रीज को अलाउ कर, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का सुपरविजन और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड ग्रुप क्लियर हुआ? थर्ड ग्रुप क्लियर हुआ बेटा? पहला में क्या था? पूरा मोनोपोली गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट ही जो है उसको रन करेगा उन इंडस्ट्रीज को। सेकंड में स्टार्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले गवर्नमेंट करेगा, बट आगे चल के फ्यूचर में या 10 साल बाद अगर मन करे या फिर कुछ सिचुएशन देखा जाए कि प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट करना है, इट्स नॉट अबाउट मन करे, इट्स अबाउट बेसिकली सिचुएशन। ठीक है, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड, राइट? And the third one is that is here we took the 18 industries को पुट किया गया इस कैटेगरी में, और इसको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं कि गवर्नमेंट ओनरशिप के साथ स्टार्ट होगा, प्राइवेट ओनरशिप के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को और पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बस समझ में यहाँ तक?
नेक्स्ट ग्रुप 4, और जितने भी बचे हुए ग्रुप हैं, मतलब इन सब इंडस्ट्रीज के बाद जितने भी रिमेनिंग ग्रुप थे उनको ग्रुप 4 में डाल दिया गया, यानी कैटेगरी 4 में डाल दिया गया। एंड गवर्नमेंट कैन पार्टिसिपेट और इंटरवेन इफ द नीड अराइजेस। और इसमें ये बोला गया कि ये जो इंडस्ट्रीज है जो बचे हुए हैं, गवर्नमेंट चाहे तो इसमें इंटरवेन यानी कि इंटरवेंशन यानी कि बोल सकते हैं ना हस्तक्षेप जिसको कहते हैं हिंदी में, मतलब कि चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है। तो 4 कैटेगरीज की यहां बात की गई है बेसिकली, है ना, 1948 के आईपीआर में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में। चलिए इसमें थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। अच्छा, इसको लिखने से पहले आप लोगों ने इतना सुन लिया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया, यानी जो इंडस्ट्रीज में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात की गई, उसमें हम देखेंगे उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चाहता था, है ना, गवर्नमेंट क्या चाहता था। और अभी भी कोई भी अगर पॉलिसी आता है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ ही लेकर आते हैं। तो पहला लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया आर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। ये किसी 1948 के लिए नहीं है, कॉमन टर्म है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला क्या होगा ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन we are able to use even resources in the optimum way, यानी कि maximum utilization हम resources का करें with sustainability का मतलब क्या होता है कि आगे के जनरेशन के लिए भी रखें हम रिसोर्सेस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, इसीलिए आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल बन रहे हैं ना, है ना, कि उसको दोबारा से हम रिसाइकिल करके यूज कर पाए। ठीक है, सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड लिखो increase productivity तो यहां पर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब ज्यादा से ज्यादा आएंगे कंट्री में तो बेसिकली प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंजप्शन ज्यादा होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होगा तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, है ना। हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर कंजप्शन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो बेसिकली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सेकेंड हो गया ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। थर्ड लिखिए increase gainful employment, यानी कि बहुत ज्यादा क्या लेकर आए हम, जॉब की सुविधा, है ना। जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उतना ज्यादा लेबर्स, वर्कर्स, सुपरवाइजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस लिख लिया ना, यहां पर बस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब समझ रहे हो क्या है, देखो हमें भी पता है कि हमारी कंट्री में 2 टाइप के आपको लोग मिलेंगे, एक होते हैं स्किल्ड और एक होते हैं अनस्किल्ड। ट्रू, ठीक है, स्किल्ड पीपल हु आर एजुकेटेड एंड हु वांट टू डू द व्हाइट कॉलर जॉब्स, यानी कॉर्पोरेट में काम करना, आईटी में काम करना, ये सब हम चाहते हैं। एक होता है अनस्किल्ड सेक्टर का मतलब ये है कि दे आर नॉट एक्सपर्टीज, दे आर नॉट प्रोफेशनली सर्टिफाइड होते हैं ये। तो बेसिकली जो आपका इंडस्ट्री है उसमें आपको स्किल्ड की भी रिक्वायरमेंट हो गया, अनस्किल्ड की भी। तो बेसिकली दोनों टाइप के लेबर्स, दोनों टाइप के बेसिकली बोल सकते हैं ह्यूमन जो है, ह्यूमन ग्रुप्स हैं, उनको हम बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं किसमें, आपके इंक्रीज करेंगे जब हम इंडस्ट्रीज को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो ह्यूमन रिसोर्स भी यूटिलाइज करना है प्रॉपर्ली, नेचुरल रिसोर्स भी यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज या फिर टू अटेन ATTAIN, टू अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, टू अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस की बात क्यों की जा रही है, बिकॉज हम जानते हैं कि आज का अगर हम सिर्फ सिनेरियो देखें तो ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, हर कंट्री दूसरे कंट्री से कंपीट कर रही है,
प्रोडक्ट्स लेना हो तो ऑनलाइन के थ्रू फॉरेन के भी प्रोडक्ट्स हम इजिली परचेज कर सकते हैं. सो नाउ द सिचुएशन इज वेरी मच डिफरेंट. द इकोनॉमिकली वी ऑल आर इंटीग्रेटेड नाउ. ट्रू. सो बेसिकली अपने कंट्री की इकोनॉमिक को बेटर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जब आप मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे. देख ही रहे हैं चाइना का सिचुएशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, बिकॉज ऑफ दैट दे आर बेसिकली द डेवलप्ड कंट्री इन एशिया, right? So manufacturing is not only helpful for the country, but it is also helpful to basically make a position in the international market. ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था ये बेसिकली इसको लाया गया. आई बात समझ में? चलिए, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की बात की जाए तो यहां पर जो इंडस्ट्री जो आया, मतलब जो पॉलिसी आया, उस पॉलिसी का मेन एम क्या था? बेसिकली हम अपना कंट्री में, अपने कंट्री में इंडस्ट्रीज को रैपिडली क्या करें? ग्रो करें, डेवलप करें. ठीक है, अब यहां पर जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज थे उसके नाम लिखो, चारों ब्रॉड कैटेगरीज के. 1948 में इट क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, जो मैंने आप लोग को बताया था. पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए. यस अनीशा मैम, इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्रीज है आपका, जो 1948 में जो आईपीआर जो आपका आया, आईपीआर जो आया 1948, इसमें क्या किया गया? जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जितने भी उस समय थे और जितने भी एस्टैब्लिश होंगे, उनको 4 कैटेगरीज में लेकर आया गया. ठीक है, क्या क्या कैटेगरी था? जो पहला कैटेगरी था दैट इज पब्लिक सेक्टर, यानी कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री थे जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे. ठीक है, तो पहला जो था पब्लिक सेक्टर, उसको स्लैश देकर लिख सकते हो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज. उसको क्या लिख सकते हो? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज. इसका 2 नाम है, पब्लिक सेक्टर या स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज. पहला कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी. अब इसमें लिखिए इट इंक्लूड्स 3 इंडस्ट्रीज. इसमें कितने इंडस्ट्रीज को लाया गया? 3 इंडस्ट्रीज को लाया गया. और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थे? और आपका पहला था इन आर्म्स एंड एम्यूनेशन. एम्यूनेशन जो भी था आपका एटॉमिक एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट हो गया. और एक आर्म्स एंड एम्यूनेशन. आर्म्स एंड एम्यूनेशन मतलब कि जितने भी राइफल वगैरह का सो आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया. और सेकंड हो गया एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी यानी न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, राइफल, फिर आपका मिसाइल, ये सारी चीजें. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, एंड रेल ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट वन इज रेल ट्रांसपोर्ट. जो थर्ड होगा वो क्या होगा? रेल ट्रांसपोर्ट, यानी कि उस समय किसकी बात हो रही थी? ट्रेन की. ठीक है, ये तीनों को रखा गया पब्लिक सेक्टर में. और इस पे आगे लिखिए, इसमें मोनोपोली किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब समझते हो? सिंगल राइट और ऑथोरिटी इन शॉर्ट. ठीक है, तो इसमें किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का. ये 1948 के आईपीआर में आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में. ठीक है, क्या हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली. नेक्स्ट जो इंडस्ट्री था, ये तो पब्लिक इंडस्ट्री कह सकते हैं, या फिर ये क्या हो गया? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हो गया. ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी था उसको लिखे बेसिक. सेकंड में लिखे बेसिक स्लैश की इंडस्ट्रीज. बेसिक स्लैश की इंडस्ट्रीज. बेसिक स्लैश की इंडस्ट्रीज, इसका भी एक और नाम है. बेसिक इंडस्ट्रीज का एक और नाम है, लिखिए पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक कम प्राइवेट इंडस्ट्रीज. ये तो सिर्फ पब्लिक इंडस्ट्री था पहले वाला. अब यहां पर है बेसिक की इंडस्ट्रीज, पब्लिक कम प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सेकेंड कैटेगरी. अब इसमें किसको रखा गया? 6 इंडस्ट्री को रखा गया. कितने इंडस्ट्रीज को रखा गया? 6 इंडस्ट्रीज को. लिखिए 6 इंडस्ट्रीज. 6 इंडस्ट्रीज. अब वो 6 इंडस्ट्री कौन कौन सा था? कोल पहले पता है ना, ट्रेन कैसे चलता था? विथ कोयले से, है ना. तो कोल को रखा गया इसमें. आयरन एंड स्टील को रखा गया.
कोल, आयरन एंड स्टील, कोल, आयरन एंड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कोल, आयरन एंड स्टील सेकेंड, थर्ड था आपका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, आपका फोर्थ होगा शिप बिल्डिंग, फोर्थ क्या होगा, शिप बिल्डिंग, जहाज, शिप बिल्डिंग। एंड नेक्स्ट था आपका मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल हो गया 6, हो गया मिनरल ऑयल, ठीक है। ये सबको कौन सा इंडस्ट्री माना गया, बेसिक या की इंडस्ट्रीज माना गया, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, ये जो इंडस्ट्रीज था मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो इंडस्ट्रीज था इसका सेटअप करने का राइट किसका है, सेटअप करने का राइट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट दे कैन बेसिकली रन, अगर आगे चाहे तो प्राइवेट में उसको हम रन करवा सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए आगे, these industries were to set up, these industries were to set up, to be set up, WERE, were to be set up, these industries were to be set up by the central government, by the central government। और एक और चीज बोला गया इसमें, ठीक है, एक और चीज क्या बोला गया कि आगे चल के अगर हम चाहें तो इसको प्राइवेटाइज भी कर सकते हैं, और उस टाइम पर जो भी ऐसे इंडस्ट्रीज को रन कर रही थी प्राइवेट सेक्टर, जैसे जमशेदजी टाटा उस समय रन हो रहा था, तो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस ऑलरेडी ऐसे इंडस्ट्रीज को रन कर रही है, दे कैन कंटिन्यू दैट। तो सेकेंड पॉइंट में लिखिए द एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड कैटेगरी में ही लिखिए द एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर enterprises were allowed to continue, यानी जो चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पहले से उनको कोई मना नहीं किया गया, गवर्नमेंट सेक्टर में उसको कन्वर्ट नहीं किया गया और उनको अलाउ दे दिया गया, आप रन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी, और लेकिन 1948 में ये बात आ गई कि अब इन इंडस्ट्रीज का सेटअप करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर होगी बात। थर्ड कैटेगरी ऑनलाइन क्लास, सबको क्लियर है बेटा, ऑनलाइन क्लास? यस मैम, यस मैम, यस मैम। थर्ड कैटेगरी, अच्छा इसमें थर्ड कैटेगरी में लिखिए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, थर्ड में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, और ब्रैकेट में लिखिए कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। यानी कि यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज या कंट्रोल्ड प्राइवेट आपके जो सेक्टर है थर्ड कैटेगरी में आएगा, मतलब दोनों का नाम स्लैश लेके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज या कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। इसमें 18 इंडस्ट्रीज को रखा गया, कितने इंडस्ट्रीज को रखा गया, 18। फर्स्ट वाले में कितना रखा गया था इंडस्ट्री, सेकेंड वाले में एंड इसमें 18, ठीक है। 3 का टेबल याद होगा, कहीं ना कहीं वही कंसेप्ट चल रहा है, 3 6 मल्टीप्लाई बाई बेसिकली 3 6 18, तो थर्ड वाले में 18, ठीक है। सो 18 इसमें इंडस्ट्रीज को रखा गया, लेकिन ये इंडस्ट्रीज प्राइवेटली सेटअप भी हो सकती थी और प्राइवेटली रन भी कर सकती थी, लेकिन कंट्रोल्ड वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि अंडर द सुपरविजन एंड गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। आई बात समझ में? चलिए इसमें लिखते हैं, लिखिए it include 18 industries, it include 18 industries, 18, it include 18 industries, प्राइवेट कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर है लेकिन कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। लिखिए इट इंक्लूडेड 18 इंडस्ट्रीज
18 इंडस्ट्रीज था और इसमें हेवी इंडस्ट्रीज था। हेवी इंडस्ट्रीज का मतलब समझते हो क्या होता है? वैसे इंडस्ट्रीज जो बेसिकली मशीनरी वगैरह बनाते हो, स्टील बनाते हो, ठीक है, तो उनको हम हेवी इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो इट इंक्लूडिंग हेवी इसमें इंडस्ट्रीज था और इसमें क्या क्या चीजें और थी, लिखिए। हेवी केमिकल्स, पहला हेवी केमिकल्स, सॉरी इसमें हेवी इंडस्ट्रीज पहले वाले में था, स्टील वगैरह, हेवी इंडस्ट्री मत याद करना, हेवी केमिकल्स, ठीक है। लेकिन ऐसे हेवी इंडस्ट्री क्या होता है ये तो समझ आया ना, जो स्टील वगैरह बनाते हैं उनको हम हेवी इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। लाइट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो बेसिकली छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इसमें कौन सा इंडस्ट्री आया? इसमें इट इंक्लूड 18 इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेवी केमिकल्स, केमिकल्स इंडस्ट्रीज। केमिकल्स इंडस्ट्रीज सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड थे। केमिकल इंडस्ट्रीज, जैसे सोप वगैरह बनता हो, किससे बनता है? केमिकल, एट वो आप जो बेस वगैरह से बनता है ना। तो फिर सीमेंट किससे बनता है आपका? केमिकल। तो केमिकल्स आपके जितने हेवी केमिकल्स थे ये शुगर, शुगर इंडस्ट्री, चीनी, शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज। उसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल, कौन सा टेक्सटाइल? कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल एंड वुलन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल एंड वुलन इंडस्ट्री। सीमेंट, नेक्स्ट में आएगा सीमेंट, जिससे घर बनता है, सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेपर, पेपर इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को खाद कहते हैं हम, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री जिससे टायर वगैरह बनता है, रबर, रबर इंडस्ट्री। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, देखो रेल ट्रांसपोर्ट को किसमें रखा गया था? फर्स्ट कैटेगरी में, लेकिन यहां पर कौन से ट्रांसपोर्ट को रखा गया? सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट को थर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। किस कैटेगरी में डाल दिया गया? थर्ड कैटेगरी में, ठीक है। तो यहां पर एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फिर मोटर, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको किस में डाल दिया गया? थर्ड कैटेगरी में। और थर्ड कैटेगरी कौन सा था? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब इन इंडस्ट्रीज में जो था, इस इंडस्ट्री को कंटिन्यू कर सकते थे प्राइवेट सेक्टर की तरह, लेकिन द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड in any situation as well as there is a general control of government over these industries। मतलब एक इंडस्ट्रीज का इनके ऊपर कंट्रोल फिर भी रहेगा, मतलब किसके ऊपर? बेसिकली इन इंडस्ट्रीज के ऊपर, किसका? गवर्नमेंट का। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए अदर इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज लास्ट में है, सबसे फोर्थ वाला आपका अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। हाँ निशा बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट अदर इंडस्ट्रीज और ब्रैकेट में लिखिए प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। और बाकी जितने भी बच गए इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज बच गए वो सारे के सारे प्राइवेट ओनरशिप में और कोऑपरेटिव फॉर्म में बेसिकली रन हो सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट ओवर जितने भी इंडस्ट्रीज बच गए, ये 18, 6 कितना हुआ? 24 एंड 3 27 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी जितने लेफ्ट ओवर इंडस्ट्रीज बचे उनको प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू आप रन तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का अगर मन हो या कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो वो इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन बचे हुए इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव्स के लिए छोड़ दिया गया। क्लियर हो गई बात? तो इन 4 कैटेगरीज में हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया आईपीआर 1948 के अंडर में। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है उसको अब हम लोग करें।